हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की ये कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं एक और ऑसम सा टॉपिक बॉस, जहां पे हम बात करेंगे, आज डिस्कस करेंगे अपने एक बेहतरीन से कंसेप्ट की, दैट इज एटॉमिक फिजिक्स। ओके, तो यार एटॉमिक फिजिक्स की आज बात करने वाला हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज बात करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं कि आप बैठे हुए यहाँ पे एकदम बेहतरीन माइंड फ्रेश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नोट्स बनाएंगे, मस्त तरीके से सीखेंगे, जो भी कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस करने के लिए। और देखो यार, ये मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं बॉस कि इससे क्वेश्चंस आते हैं और कितने आते हैं। ऑब्वियसली आते हैं और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, और ये भी उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन हो, मस्त हो और मस्त तरीके से अपनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, सो बढ़िया तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना है यार, सारी चीजों को अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि जो पीछे ऑलरेडी हो चुका है उसको रिवाइज भी करना है और जो लगातार हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उसकी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो स्टार्ट करें बॉस, तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके बॉस, सो देखो यहां पे बात करने वाला हूं मैं एटॉमिक फिजिक्स। और देखो यार, बहुत अच्छे से हमें पता है जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल यहां पे जो आपको प्रपोज किए गए थे और आपको दिए गए थे, उनके बारे में लिटिल बिट डिस्कशन में करूंगा। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है ना, वो है बोहर मॉडल, क्योंकि ऑब्वियस है यार, देखो वही एक्सेप्ट किया गया, वही मोस्ट एक्यूरेटली उसका यूज किया गया, उसी पे डिपेंडेंट हम सारे कंसेप्ट सीखते हैं, मैथमेटिकली जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसी का यूज करते हैं, तो उसी को हम डिटेल एनालिसिस में सीखेंगे। बट जिस भी इंसान के दिमाग में ये कंसेप्ट आया होगा एटम का जो हम स्टडी यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो यार कंसेप्ट तो उसी ने दिया, तो हमें उसको देखना पड़ेगा उसने स्टेटमेंट क्या दी थी, फिर नई तरीके से उसको सोचा गया कि क्या भाई ये सही है या नहीं है। जैसे मैं कुछ भी बोल दूं मार्केट में आके, नहीं तो आप उसको सही थोड़े ही मान लोगे, एक्सपेरिमेंटल आपको प्रूफ देने पड़ेंगे ऑब्वियसली बॉस, कुछ रिजल्ट आपको देने पड़ेंगे। तो यही हुआ था, फिर लास्ट में धीरे धीरे कहानी बिल्ड होती गई और लास्ट में एक बंदे ने जाके कुछ अच्छे से प्रूफ दिए आपको, और उसी मॉडल को आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, दैट इज बोहर मॉडल फॉर एटॉमिक स्टडी। ओके, एटॉमिक फिजिक्स की जो स्टडी हम कर रहे हैं बेसिकली इन्हीं मॉडल्स पे टोटली डिपेंडेंट है बॉस ये। ओके, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, रदरफोर्ड की बात करेंगे, बोहर मॉडल की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे यार सर बहुत डिटेल में जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये दोनों का स्टेटमेंट इन्होंने क्या, इन साहबों ने क्या दिया था वो हमें पता है, हम मान के चल रहे हैं। टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, इनके बीच में एक ही लैब में काम करते थे, ये महाराज टीचर, ये महाराज आपके उनके स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया इसने बोला नहीं भाई ये कंप्लीटली नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब आपको, मैं टीचर आप स्टूडेंट, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो गई, मेरे से पढ़ते 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 आपने बोला सर नहीं नहीं ऐसे भी हो सकता है, आप जो बोल रहे हो ये सही है लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेटली सही नहीं है। ठीक है, तो यही सारी कहानी बनती है दोस्तों, जब किसी नई चीज की हम डिस्कवर करते हैं, किसी नई चीज को, किसी नए कॉन्सेप्ट को हम लेके आते हैं। ओके, तो उसमें कमियां, फिर उनको सुधारा जाता है, फिर एक नया प्रपोजल डाला जाता है, फिर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बस यही कहानी थी। फिर जब इन्होंने अपना मॉडल दिया तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकल के आ गई ऑब्वियसली, तो उसको भी एक्सेप्टेंस कंप्लीटली नहीं मिली और कहीं ना कहीं फाइनली वो भी फेल हो गया। ओके, तो ये सारी कहानी में मान के चल रहा हूं, आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हो। नहीं पता तो थियोरेटिकली जाके स्टेटमेंट पढ़ लेना। केमिस्ट्री में तो आप बर्बाद हो रखे हैं भाई, केमिस्ट्री में हम यही तो पढ़ते हैं यार। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ते हो, तो मैं मान रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से इनका स्टेटमेंट पता है। तो इन साहब ने फिर इनकी कमियों को दूर किया, किसकी सर? रदरफोर्ड साहब ने, जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट दिए थे उनमें जो कमियां थी उनको फुलफिल किसने किया? बोहर मॉडल। ओके, तो इसी की डिटेल एनालिसिस आज करने वाले हैं दोस्तों। काफी बकवास मैंने कर ली है, अभी तक हमने स्टार्टिंग की भी नहीं है, लेकिन ये जनरल बातें करनी भी तो जरूरी है यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करें मिशन अपना। थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, जे थॉमसन साहब ने क्या बोला था, जो आप भूल चुके हो उसको याद दिला देता हूं। लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी, थियोरेटिकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने यूज इसी का करना है, क्वेश्चंस तो यहीं से आने हैं, यूज भी पूरा इसी का ही होना है, तो इनके स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ओके ओके, सो जे थॉमसन साहब ने क्या बोला कि भाई जो हमारा एटम होता है, ओके, तो उसमें जो पॉजिटिवली जो चार्ज है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं, है ना, वो रैंडमली एम्बेडेड होते हैं जो आपके नेगेटिव चार्जेस। जस्ट लाइक आप ऐसे समझे, उन्होंने ये भी बोला कि जो आपका वाटरमेलन होता है उसके अंदर जो उसके सीड्स नहीं होते, जो बीज होते हैं काले काले से, नहीं तो वो अंदर उसके एम्बेडेड होते हैं उसके पूरे मैटर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही समझो आप। अबे यार ऐसे समझो, उसने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एम्बेडेड है रैंडमली। ठीक है, बाकी सारा मैटर ये पॉजिटिवली है ना, आप ऐसे समझेंगे।
ठीक है। तो ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया जस्ट जे थॉमसन मॉडल। फिर उस पर रिसर्च करी, उस पर स्टडी करी, प्रैक्टिकली प्रूफ किया रदरफोर्ड साहब ने। अब बॉस रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला कि नहीं गुरुजी, मतलब वो उनके गुरुजी थे ना यार, मतलब ये टीचर ये स्टूडेंट है जी। तो इन्होंने बोला कि यार मैं इस पे बात करता हूँ, आपने ऐसा मॉडल दिया है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एटम के बारे में कोई किसी ने ऐसे, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट था एक तरीके से, भाई एटम है भाई, देखो ना अपने आप में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड साहब ने कि नहीं गुरुजी आपने जो बोला सही बोला, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो दुनिया को दिखाना है और उन्होंने दुनिया को दिखाया, तो तभी तो हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का जो मॉडल है बॉस। तो जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करी, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल का यूज करके, उसके थ्रू उन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना, बेसिकली एटम के अंदर एक स्पेस लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे, और वहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, जो डेंस स्पेस है आपका, स्मॉल स्पेस है, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो वहां पे एग्जिस्ट करता है, और उस स्पेस को नाम दिया गया, उस छोटे से स्मॉल डेंस स्पेस को नाम दिया गया था, ओके, उस स्पेस को नाम दिया गया था दैट इज न्यूक्लियस। यस, तो रदरफोर्ड साहब ने बोला भाई वो न्यूक्लियस है, मतलब एटम है भाई हमारे पास, ठीक है, और उसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो घूम रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये था इनका स्टेटमेंट, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक उन्होंने कंपेयर किया इसको जैसे ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने रिलेट कर दिया। बट पंगा क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पंगा क्या हुआ, पंगा ये हुआ कि अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो जो आपके चार्ज पार्टिकल है वो एक्सलरेटिंग है ना, अगर वो एक्सलरेट कर रहा है तो भाई वही बोलता है जब एक्सलरेट कर रहा है तो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसने बोला वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना रह के वो इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ को फॉलो कर लेगा इस तरीके से, और जाके न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, जिससे न्यूक्लियस यानी एटम आपका अनस्टेबल हो रहा है जी, अनस्टेबल हो रहा है, समझे। उन्होंने बोला स्पाइरल है भाई, उन्होंने बोला अगर ऐसा होगा ना तो स्पाइरल है, तो वो एक्चुअली ऑर्बिटल जो थी आपकी ऑर्बिट्स थी जिनमें वो घूम रहा है वो अनस्टेबल हो गई, है ना, ऑर्बिट्स अनस्टेबल, है ना, ऐसे बस समझ लो आप स्टेटमेंट के तौर पे, तो मजा आएगा आपको, है ना। ज्यादा आपने बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, जो मेन बातें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेन कहानी क्या है, आपके दिमाग में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो सब कुछ सही था, सब बढ़िया था, मस्त था, बट ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भाई ये जो ऑर्बिट है ये स्टेबल है कि नहीं है, ये अनस्टेबल थी, क्योंकि एनर्जी लॉस कर रहा है, अगर वो एक्सलरेट कर रहा है, वो घूम रहा है ना, तेजी के साथ घूम रहा है, तो वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, एटम कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पे पंगा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पंगा हुआ तो एंट्री हो जाती है हमारे बोहर साहब की। तो बोहर मॉडल जो है आपका, बोहर मॉडल ओके ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझ गए आप। तो इन्होंने क्या बताया भाई, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इन्होंने क्या बताया, इसको डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। इन्होंने मस्त तरीके से दिमाग लगाया कि जो मेरी थ्योरी है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेगी, यानी कंबाइंड कंसेप्ट इन्होंने दिया। किसका कंबाइंड सर, जो क्लासिकल थ्योरी थी प्लस क्वांटम थ्योरी, है ना, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो क्लासिकल थ्योरी थी प्लस जो क्वांटम थ्योरी है, ठीक है जी, इनका एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट इन साहब ने दिया, और इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट्स। तो आपने सुने होंगे बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग उनके जो 3 पोस्टुलेट्स है उनकी फॉर्म में अपनी थ्योरी को सजेस्ट किया, बताया। वो 3 पोस्टुलेट्स क्या थे वो इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, और वही हमारे लिए मुद्दे की बात है, और उसी पे डिपेंडेंट हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे, उनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बस ये यहां तक हमने पहुंचना था, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं, कैलकुलेशन करेंगे, मस्त तरीके से फॉर्मूले देखेंगे, उनको एप्लीकेशन करेंगे, और हम अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम के हर कैटेगरी के यार उड़ा डालेंगे, मेंस और नीट के एग्जाम के। ओके, सो कम ऑन। तो अपनी थ्योरी जो बोहर साहब ने दी, उन्होंने बोला मेरी थ्योरी ऐसे मैं नहीं दे रहा हूं, मैं 3 पोस्टुलेट यहां पे बता रहा हूं आपको, और उनका आप यूज करें, वो मेरी थ्योरी है। उन्होंने कंबाइंड कंसेप्ट दिया क्लासिकल प्लस क्वांटम का। अब वो देखते हैं वो क्या थे पोस्टुलेट, उसी से समझ में आ जाएगा बोहर मॉडल को ही क्यों एक्सेप्टेंस मिली, और उन्हीं का ही हम यूज क्यों कर रहे हैं, बेसिकली उन्हीं का यूज हो रहा है कैलकुलेशन वगैरह जितनी भी हम कर रहे हैं कंसेप्ट वाइज। ओके, तो स्टार्ट करें बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिटेल्स। तो स्टेटमेंट किसके क्या थे वो सब हमने देख लिया बढ़िया तरीके से, होप सो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी मस्त तरीके से। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, बोहर मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा।
ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। ओके वो सो देख लेते हैं जल्दी से मस्त तरीके से क्या थे वो 3 पोस्टुलेट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, और इनको समझने के बाद हमारे सारे फंडामेंटल क्लियर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं, जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो मस्त तरीके से देखो, थोड़ा सा ये इनिशियली टाइम लगेगा क्योंकि ये थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर उसके बाद समझने के बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आ सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं यार, बहुत सारी बातें हमने कर ली है ऑलरेडी। ओके सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुत जरूरत है लिखना, क्योंकि अगर इसको भी मैं आपको बोल के बता दूं तो मजा नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि चीजें चल क्या रही है, कहानी है क्या बेसिकली। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इनको आपको लिखना भी पड़ेगा बॉस, इनका लिखना जरूर इनको है ना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दर्शाए जो एक्चुअली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1 इसमें क्या बोला गया, ध्यान से समझिए बॉस। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 1 में बोला गया था, देखो जो आपका रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था एटम की, उसकी ऑर्बिट्स की, और वो एनर्जी रेडिएट होने की वजह से अनस्टेबिलिटी शो कर रहा था एक तरीके से। ठीक है, तो कमान, तो यहाँ पे बोला एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। ध्यान से समझो, जहां जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से फोकस करो। उसने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व, वो रिवॉल्व करेगा, है ना, रिवॉल्व करेगा, बट इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, और एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा। ऐसा फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने प्रपोज्ड किया, ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट है। आगे बढ़ते हैं, समझते जाना। ठीक है, उसने बोला ईच पॉसिबल ऑर्बिट्स, इसमें है ना हमेशा हर पॉसिबल जो उसमें ऑर्बिट होगी है ना हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, है ना, जो भी आपकी स्टेबल ऑर्बिट रहेगी उसके पास एक डेफिनेट टोटल एनर्जी होगी, और दीज स्टेबल ऑर्बिट्स जो होंगी उन्हीं को कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम, है ना, स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम आप उनको नाम देने वाले हो, उन्हीं को नाम देने वाले हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में एकदम क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट कुड in an atom it could revolve in a certain stable orbits without radiating energy। okay, और वो जो each possible orbits हैं उनके पास कुछ definite total energy भी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है, और उन्हीं stable orbits को नाम दिया गया stationary state of the atom। ये first postulates था। अब इसका फंडा और क्लियर होगा जब आप सेकंड की तरफ जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या बोला गया सर, ध्यान से समझेंगे आप। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, है ना, ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर सकता है इन एन एटम ओनली, यहां पे फोकस करो, ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट्स, रैंडमली किसी में भी नहीं, ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट्स हैविंग क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। यार ये क्या हुआ, ये मतलब क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हुआ, ठीक है, समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो दिया, सेकंड पोस्टुलेट जो दिया, बेहतरीन, मजा आ जाएगा बॉस अगर आप मन की नजरों से देखोगे इसको, है ना, केवल पढ़ोगे नहीं, समझने की कोशिश करोगे कि यार सर यहाँ पे आपने बात करी है कि भाई स्टेबल ऑर्बिट्स होनी चाहिए, बिल्कुल, और वो जब उनमें रिवॉल्व कर रहे होंगे, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड किसी एटम में वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व कर रहा होगा, तो स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर रहा है। तो वो किस तरीके से प्रूव किया उन्होंने कि एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट्स जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का मतलब उन्होंने बोला कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। अब याद आया है ना, अब याद आ गया कि नहीं। तो इनका इलेक्ट्रॉन्स का जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स होगा h/2π के, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्वांटाइज्ड मतलब ये इंटीजर होगा, है ना, n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर होगी, आप इसको 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 एंड सो ऑन, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, इट मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो ऑर्बिट का नंबर होगा वो हम यहाँ पे लेंगे और वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब वो इंटीजर फॉर्म में होगा, समझ गए। तो ये उन्होंने बताया कि ये होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उसमें आपका रिवॉल्व कर पा रहा होगा और वो स्टेबल ऑर्बिट वहां पे एग्जिस्ट उस तरीके से कर रही होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, मजा आ गया। तो इन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी, है ना, अपने पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी, जबकि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें कंडीशन कोई इस तरीके से अप्लाई नहीं थी, इसलिए वो एक तरीके से फेल हुआ। ओके, तो अब थर्ड पोस्टुलेट्स में क्या बोला गया, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट कि उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स में केवल वो वहां पे रिवॉल्व करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n टाइम यानी इंटीजर मल्टीपल होगा h/2π के। क्लियर है, कम ऑन। सो उसने बोला पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है सर, उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक
अ ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट को बार बार बोल रहा है स्टेबल ही होगी, स्टेबल ही होगी, ठीक है, स्टेबल ही होगी। तो वो पता क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर सकता है अपना हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे, और उस समय जब वो हाई से लो पे आ रहा होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है, और उन दोनों की लेवल की जो एनर्जी, उनका डिफरेंस जो होगा, वो जो फोटोन वहां से रिलीज हो रहे हैं, जो वो ट्रांजिशन कर रहा है हाई स्टेट टू लो स्टेट में, उसके इक्वल होता है। और डिफरेंस कैसे सर, देखो मान लिया ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसकी सेकंड ऑर्बिट है, समझ लो आप, है ना, इस तरीके से। यानी ये वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला ऑर्बिट है, मान लिया इसमें है वो, ठीक है, ये N2 मान लो इसको, और इसको मान लो N1। तो ये यहां से आ रहा है और इसमें जा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे आएगा हायर स्टेट, देखो न्यूक्लियस से दूर है, ये हायर स्टेट, ये इसकी लोअर पास है, तो ये जब आएगा तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी आपकी रेडिएशन जो एनर्जी होगी, फोटॉन्स की एनर्जी होगी, ठीक है, सिंपल है। फोटोन की जो एनर्जी होती है, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है आपको पता है वो h न्यू होती है, एंड ये जो यहाँ से एनर्जी निकली, ये एनर्जी को हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, जिस हायर स्टेट से वो आ रहा है, मान लिया E2 से आ रहा है और इसमें E1 में आ रहा है, उनके डिफरेंस, यानी E2 माइनस E1, इनके डिफरेंस के ये इक्वल होगा, ये बोला गया थर्ड में, जिसके हेल्प से हम कैलकुलेशन अब इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? तो देखो यार, 3 पोस्टुलेट्स हैं आपके सामने है, मैंने बढ़िया तरीके से, एक तरीके से पूरी कोशिश करी है आपको इसको आपके दिमाग तक पहुंचाने की कि पोस्टुलेट्स में क्या बताया गया था, उनका यूज आप कैसे करोगे, मस्त तरीके से हम बना सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये फोटॉन्स की जो एनर्जी है, जिस स्टेट से आया हायर स्टेट, ट्रांजिशन करेगा लोअर स्टेट में, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस लेना और h न्यू के इक्वल कर देना, ये उन्होंने बताया कि वो ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम द स्टेबल हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर स्टेबल एनर्जी स्टेट। क्लियर है? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट गिवन बाय द बोहर इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अब इनका यूज कैसे करना है, क्वेश्चंस करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। अब तो पंगा ही नहीं है ना, फॉर्मूले आएंगे सारे यार, कंसेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूले आएंगे, उन पर डिपेंड हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोई टेंशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एक बेसिक जानकारी बहुत क्लियरली हो जाएगी, आगे की कहानी बहुत आसान आपकी हो जाएगी अगर आप अच्छे से समझ के जाएंगे तो, है ना, मेहनत करेंगे तो, समझने की कोशिश करेंगे तो। ओके, सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, कम ऑन, सो आगे बढ़े। होप सो आपने लिखा होगा मस्त तरीके से, आप इसको देख लो एक बार, आपने लिख लिया होगा इसको, और लिख लेना इसको बढ़िया तरीके से, लाइन टू लाइन हर चीज, क्योंकि जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बनाए जाते हैं, कभी कभी बना दिए जाते हैं, तो आपको बहुत क्लियरली हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे बढ़े। यस, ओके बॉस, सो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया है, तो इसमें जितने भी मैथमेटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, जो हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस करने के लिए, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो सारे हम बात करेंगे। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे फोकस होता है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनका आपने यूज करना है हर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोहर मॉडल से रिगार्डिंग। और आपको पता है बहुत जगह इसका रेफरेंस लेके इसका यूज भी होता है, तो दैट्स व्हाई आपको बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो भाई, हमने माना है कि जो एटम है उसके अंदर सेंटर पे एक तरीके से उसका न्यूक्लियस जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने इस तरीके से देख लिया है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। और मान लिया इसकी कोई ऑर्बिट है, हमें नहीं पता इसके अराउंड कोई ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और हम मान लेते हैं इसकी nth ऑर्बिट है, ठीक है, nth ऑर्बिट ऐसे मान लो आप, जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा होगा ऐसे। तो जिस ऑर्बिट में भी ये रिवॉल्व कर रहा है उसमें इसकी स्पीड होगी, तो nth ऑर्बिट है तो हमें उसका नंबर नहीं पता, n मे बी ये फर्स्ट ऑर्बिट हो, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड, मे बी फोर्थ, मे बी फिफ्थ, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, है ना, कुछ भी हो सकता है बॉस, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें nth ऑर्बिट हम मान लेंगे Vn, उसकी वेलोसिटी है Vn, और न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो उसकी रेडियस होगी उस ऑर्बिट की। ऑर्बिट को हम सर्कुलर यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हम सर्क्यूलर, है ना, ऑर्बिट जो है आपकी सर्कुलर ही मान के चलेंगे, स्टेबल ऑर्बिट की बात हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब क्लियर है यार, वेरी क्लियर, यू नो दिस इज वेरी क्लियर कि ये जो डिस्टेंस होगी, जो रेडियस होगी सर्कुलर ऑर्बिट की, ये हमें नहीं पता कौन सी है, फर्स्ट है तो R1 लिखेंगे, 2 या जो भी होगी, तो मैं Rn लिख रहा हूँ, nth ऑर्बिट मान के चल रहे हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला हम निकाल लेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो क्या करेंगे सर उसके लिए, देखो अब यार देखो, ये बोला गया कि अगर आप देखो कि रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, तो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा तो बहुत क्लियर है यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे आप, ठीक है जी, ओके। और फिर दूसरा निकालेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तीसरा आपने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ
द इलेक्ट्रॉन इन दैट nth ऑर्बिट, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखो, टाइम आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल ही सकते हैं, फिर आप एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, फिर आप एनर्जी की बात करते हैं, और एनर्जी में आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट एंड टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ये सारे कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हाँ यार सर, इन पे डिपेंडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं का ही हमने बात करनी है, आज का मुद्दा ही यही है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप देखते रहे, मेरे को सुनते रहे, नोट्स बनाते रहे मस्त तरीके से, और हर चीज पे फोकस करना है बॉस। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट की बात करने वाले हैं। तो देखो यार, हमने पढ़ा है कि जो सर्कुलर पाथ होता है उस पर अगर कोई भी चीज घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मेंटेन रहना चाहता है, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ पे मेंटेन नहीं रहना चाहता और सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा वहां से, दूर दूर गिरेगा जाके वहां से, समझ गए। तो सिंपली जस्ट लाइक आप देखते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए यार। अगर उसकी ऑर्बिट को सर्कुलर माने तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है वहां पे? दो मास के बीच का फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा, इसको मान लो Q1, एंड देखो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पार्टिकल जो होगा पॉजिटिव, उसका चार्ज होगा अगर आपका E, तो टोटल Z से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर, Z मतलब क्या हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अब इतनी बात तो आपको चलो पता ही होंगी ऑब्वियसली। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसको मान लो आप Q2, और वो तो E ही होगा, है जी। ऑब्वियसली प्लस माइनस का ही तो खेल है, बाकी तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा सेंटर की तरफ। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करता है बाय यूजिंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मजा नहीं आ जाएगा? देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो आप। मतलब सर इलेक्ट्रॉन उसकी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इसलिए घूमता रहता है सर्कुलर पाथ पे क्योंकि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आया, तो वो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे जो मास रोटेट कर रहे हैं, मास घूम रहे हैं अराउंड द सन, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ गए? ये सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में होने चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये इस पे ऐसे घूमता रहेगा और इसको घूमने के लिए यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। और याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था? मास, इलेक्ट्रॉन और उसकी स्पीड nth ऑर्बिट में, और उसकी रेडियस, यही तो होता है, इक्वल टू। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था K Q1 Q2 ओवर R है उसका, ये है ना, इसकी जो डिस्टेंस होगी दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिखोगे आप mv1 स्क्वायर ओवर Rn इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे K तो आपको पता ही है K की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है बॉस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यार, इतना तो सबको पता ही है। अब Q1 क्या लेंगे? Q1 हम जो न्यूक्लियस पे हमने चार्ज है वो Z टाइम E होगा, तो Z टाइम E इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज E ओवर Rn का स्क्वायर, एक Rn कैंसिल। तो यहां पे बना आपका mvn का स्क्वायर। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, बस कंसेप्ट तक आपको लेके जा रहा हूं। तो kZe स्क्वायर बाई नीचे बचा Rn। अब अगर इस रिलेशन को आप ध्यान से देखो दोस्तों, है ना, मजा आने वाला, टेंशन मत लो। एक बार कंसेप्ट आपने बेसिक तौर पे समझ लिया तो फिर तो उड़ा डालेंगे बॉस, उड़ा डालेंगे बॉस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, देखो Vn भी चाहिए, ये भी अननोन है, Rn भी अननोन है, एक इक्वेशन दो अननोन वैल्यूज हो गई, तो पंगा हो गया बॉस। तो यहीं से तो बात बनी थी, देखो यहीं से तो बात बनी थी सेकंड पोस्टुलेट्स। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। सेकंड पोस्टुलेट्स में बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h ओवर 2 पाई। और चांदी मेरे, हम सब ने पढ़ा है रोटेशनल मैकेनिक्स में, क्या पढ़ा है सर, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता था वो होता था mvr, जहां पे वेलोसिटी और r परपेंडिकुलर होते हैं। देखो r ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, तब ये है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो होता है mv, समझ गए। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसकी जगह ये पुट अप करेंगे आप mvn उस ऑर्बिट में, हमें ऑर्बिट का नाम नहीं पता है, और rn इक्वल टू आ जाएगा nh ओवर 2 पाई। तो अगर आप Rn की वैल्यू यहां से निकालोगे दोस्तों तो ये आ जाएगी NH ओवर 2 पाई m इंटू Vn, और ये Rn की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो Vn आ जाएगा। मैं नहीं करूंगा, मैंने बस प्रोसेस आपको बताना था, ठीक है, प्रोसेस आपको सिखाना था, बताना था कंसेप्ट कैसे यूज किया गया मैथमेटिकली। क्लियर है आपके सामने, तो आप कंफ्यूजन में ही नहीं होंगे कभी, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जितना जरूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना ही फोकस करेंगे, उससे ज्यादा रिसर्च PhD नहीं करेंगे बॉस,
ठीक है। तो आप एक वेरिएबल को यहां से हटा दो, देखो आर एन की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो केवल वी एन बचेगा और वो कैंसिल होकर जो भी होगा आ जाएगा। अब उससे हमें मतलब नहीं, हमें उसके फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो दोस्तों गौर करने का बॉस, तो यहां से जो वी एन आएगी nth ऑर्बिट में, जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी वी एन का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है बॉस, यस बॉस यस। तो ये आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, है ना। हम जेड के टर्म्स में निकाल रहे हैं, वैसे तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, वो तो 1 हो जाएगा, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, वो तो 1 हो जाएगा बॉस। बट हम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन लाइक दोनों को मान के चल रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन लाइक जो आयन्स होंगे आपके, जिनके 1 इलेक्ट्रॉन जो कंसिस्ट जिनके पास होगा केवल, ठीक है। तो ये रिजल्ट, ये वैल्यू यहां पुट करने के बाद आएगा। बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटा दो बॉस, तो यहां पे एक वैल्यू हम वी नोट लेते हैं और इसको लिखते हैं जेड बाई एन, और ये जो वी नोट है इसकी कांस्टेंट वैल्यू, वी नोट को हम लिख देते हैं 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर दो अलग अलग तरीके के आप न्यूक्लियस की आप बात कर रहे होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं भाई, उनका एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है, ऑर्बिट नंबर अलग अलग हो सकता है, तो इसका एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं V1 ओवर V2 इक्वल टू Z1 ओवर Z2, दो के लिए बात कर रहा हूं मैं, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो N2 ओवर N1, हियर वी गो, है ना, यू जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रिजल्ट, इससे तो आप फॉर्मूला अपने आप बना ही लेंगे ना यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यू कैन रिप्रेजेंट इट, ओके। तो देखो यहां से कंसेप्ट को समझा हमने और हमने वेलोसिटी तो निकाल ली, अब हम बात करेंगे रेडियस की, ठीक है यार। और अगर ऑब्वियसली आपकी अगर वेलोसिटी आ गई तो रेडियस को तो हम बना ही डालेंगे, ठीक है, यहीं से बना देंगे, देखो यहीं से, ये रेडियस है और ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। एक एन यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा आगे कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेसिक जो फंडा है इसका, बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच कैसे किया गया कैलकुलेशंस करने के लिए, फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है वेलोसिटी वाला, कैसे डिपेंड कर रहा हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल नंबर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो n की पावर 1 है, ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में। और जो जेड एटॉमिक नंबर उसकी पावर 1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपने ध्यान देना है बस, ठीक है। यानी वेलोसिटी है ना, तो ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, n को बढ़ाते जाओ ये कम होती जाएगी, और वो उसका एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंगल पावर के साथ, ये इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने फोकस करना है। अब थोड़ा सा और भी सारी चीजें देख लेते हैं फटाक से, ओके बॉस। तो जल्दी से देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट है हमारे पास, और मजे से उसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस करने के लिए, भूलोगे नहीं, टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से सीखना है, मस्त तरीके से, ओके। सो कम ऑन गाइस, तो हम बात करने वाले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिस भी nth ऑर्बिट में है, मतलब हो सकता है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में भी है, तो हमने एक पर्टिकुलर कोई nth ऑर्बिट मान लिया, ठीक है, जिसका नंबर आप ऑर्बिटल नंबर 1 2 3 वो डिफाइन कर देगा क्वेश्चंस में। तो हम जनरल फॉर्मूला एक बना रहे हैं, ठीक है जी। तो वो रेडियस हमने निकालनी है, ओके सर, निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी अभी हमने निकाला कि जो वेलोसिटी आई निकल के अभी nth ऑर्बिट में, वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रिंसिपल क्वांटम ऑर्बिटल नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, याद करो, ठीक है, यही आई थी। और अभी जो हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो दोस्तों जब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, जो आर एन हमने निकाला था ना रिप्लेस करने के लिए, उसमें जब आप इसको पुट अप करोगे तो नो प्रॉब्लम, जो आपकी रेडियस आएगी उस nth ऑर्बिट की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेडियस जो आएगा ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी z के, ये रिलेशन आपको मिलेगा वहां से। तो आपको मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आप याद रखेंगे बस। मतलब रेडियस जो होती है वो ऑर्बिटल नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जेड की सिंगल पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ध्यान रखियो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 0.5, जिसको आप आर नोट भी लिख सकते हो, आर नोट एन स्क्वायर बाई जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। और ये जो आर नोट की वैल्यू है ये आप लेते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, बेसिकली इतना होता है लगभग। जब सारे वैल्यूज कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू पुटअप करते हैं हम, तो एक फाइनल वैल्यू इतनी मिलती है आपको, सिंपल है यार। तो आप ये डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है कि जो आर एन है वो एन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, और जेड के सिंगल पावर पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ओके। और रिलेशन बनाना चाहते हो तो रिलेशन आप बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब R1 ओवर R2 N1 ओवर N2 का होल स्क्वायर इंटू जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो Z2 अपॉन Z1, दो अलग अलग न्यूक्लियस की अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, अलग अलग एटम के न्यूक्लियस की अगर वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे, ओके कूल सर, मस्त, मजा आ गया ये तो। अब दोस्तों वो बात कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट,
इन एनथ ऑर्बिट, एक्चुअली इन एनथ ऑर्बिट में उसका जो टाइम पीरियड होगा, मतलब एक चक्कर कंप्लीट तो लगाएगा ना, अगर वो घूम रहा है सर्कुलेट कर रहा है तो एक चक्कर तो लगाएगा ना ऑब्वियसली, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने का जो उसका टाइम पीरियड होगा, और वो तो हम निकाल सकते हैं इजिली। देखो टाइम पीरियड फॉर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन आप निकाल सकते हो। देखो कैसे सर, ये आपका न्यूक्लियस है, NU लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है, और ये इसकी सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से चल के जब ये जाएगा इस वेलोसिटी के साथ और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, ऑब्वियसली इसकी रेडियस है और इस वेलोसिटी के साथ होगा, तो ये एक कंप्लीट रेडियस जब चक्कर लगा लेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम होता है डिस्टेंस, और जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2πr RN ले लेंगे, और ये VN हो गया। तो एक तरीके से ये कांस्टेंट है, तो T जो होगा ना ऑर्बिट में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RN के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है VN के। और अगर मैं रिलेट करके आपको बताऊं, RN N पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, N पे, यानी देख लो सर N स्क्वायर पे, और Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसको आपको बताऊं, VN Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर इसकी वैल्यू लिखूंगा तो देखो N ऊपर जाएगा, Z यहाँ पे जाएगा, तो TN कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिपेंड करेगा N क्यूब पर और डिवाइड में Z स्क्वायर। सिंपल, नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये Z है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट टाइम पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करते हैं, तो उसी कंडीशन में आप इसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होगा आपका, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Z के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझिए लॉजिक। तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे फॉर्मूले जो भी लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मूला बेस्ड होती है, बस आपको कैलकुलेशन इजीली करके आनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। फॉर्मूले पे आप फोकस करें, बढ़िया तरीके से आप देखें। तो 3 फॉर्मूले हो चुके हैं, फर्स्ट वो ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला। एक लिस्ट बनाएंगे आप, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपको पता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो इसका रिवर्स कर दो, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी Z स्क्वायर पे ओवर N क्यूब पे। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को बता सकते हो। तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, टेंशन देने का बॉस, आपको कोई टेंशन नहीं मैं ले लूंगा बॉस। आपने बढ़िया तरीके से बस नोट्स बनाने हैं, उनका यूज भी कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगा क्वेश्चंस करके, ओके। हाय रब्बा, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं, फटाफट लगा था, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर यू गाइज, ओके। तो आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे देना है, जिससे आप उसका यूज करके क्वेश्चंस को क्रैक कर सको। मजा आता है यार, फील आता है, मतलब उनको सिखाने में, मतलब आपको बढ़िया तरीके से मैं सिखा पाऊँ कि आपको जो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी वो इजी वे में आपको क्लियर हो जाए, बस मेरा ये टारगेट है। तो मजा आता है, एक्साइटेशन एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, एक्साइटेशन मतलब वो मिलती है ना, मजा आता है फिर, ठीक है, हर चीज में मजा आता है ना, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट ये क्या होती है सर, मतलब ऑब्वियस है यार, इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस से दूर रह के किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है, तो मतलब उसके पास वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। और वो किसी न्यूक्लियस से पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर दूर है, मतलब डिस्टेंस है उसके पास, जो इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस से दूर है, तो पोजीशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। और दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है आपका टोटल एनर्जी, ओके। कूल। तो हम एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट, एनर्जी का मतलब जब भी वो बात कर रहा है तो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है एनथ ऑर्बिट में, ओके। तो ये 2 तरीके से बनेगा, देखो यहीं पे दोबारा बना देता हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बिल्कुल इसको सेंटर पे आप इस तरीके से मानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये किसी वेलोसिटी VN के साथ घूम रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है, रेडियस मतलब उसकी ऑर्बिट की RN है, ओके सर। ओके, सो अब क्या करेंगे सर, वेलोसिटी है तो इसके पास अनंत ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन दोनों का सम होता है टोटल एनर्जी बॉस। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बॉस, ओके। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, फिर तो उसके बाद मचा डालेंगे मस्त तरीके से। इतने कंसेप्ट अगर आपके बिल्कुल स्ट्रांग है, फिर क्वेश्चंस करने में आप फंसोगे इच नहीं बॉस, मैं बोल रहा हूं ना, फंसने इच नहीं दूंगा। अच्छा सर ठीक है, कर लेते हैं पहले। तो देख भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर दोस्तों आपने यहाँ पे देखनी है, इजीली कैलकुलेट करनी है, या तो VN वाला आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, अदरवाइज बढ़िया तरीका क्या है, देखो जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और लेकिन रिवॉल्व किसकी वजह से कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी लिखा था हमने mv²/r लिखा था, और इक्वल टू हम लिखेंगे फोर्स K(Q1Q2/r। इससे निकालना इसको थोड़ा आसान है, समझाने के लिए निकाल रहा हूं, अदरवाइज आपने डायरेक्ट रिलेशन पे ध्यान देना है जो लास्ट में आएगा। और यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से। अच्छा सर ठीक है, तो हम लिखेंगे mv²/r, इसकी एनथ रेडियस, के चार्ज किसी को भी मान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो ZE, न्यूक्लियस पे यार Z टाइम होगा, ध्यान रखियो हमेशा, ठीक है। तो Z टाइम OP, और इसकी रेडियस R,
यही होते हैं ना, पक्का पक्का फोर्स है ये, आर स्क्वायर होगा यार, क्या बात कर रहे हो यार। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब ये एम वी स्क्वायर क्या है, ध्यान से देखें आप, तो हमें पता है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एम वी स्क्वायर यहाँ पटक दो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आ गई, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ इंटू के जेड ये वाली ई स्क्वायर बाई आर, ये बन गई आपके पास। अगर आप ध्यान से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यहाँ आर एन लिख सकते हो आप, यहाँ आर एन लिख सकते हो, ठीक है। सो क्या करेंगे सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के की वैल्यू ओपन कर दो 1/4 पाई, तो यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा बाई आर, ये बनेगा आपके पास। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है तो हमें पता है बढ़िया तरीके से। अगर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये चार्ज Q1 मान लो, Q2 मान लो, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक यार, तो होती थी के Q1 Q2 ओवर आर। एंड पोटेंशियल एनर्जी से स्केलर क्वांटिटी, हम चार्ज की वैल्यू जो पुट करेंगे विद साइन पुट करते हैं, साइन के साथ, गलती मत करियो, ठीक है। कैसे सर, मतलब के, इसको तो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, मान लिया चार्ज को माना है आपने Q1 नेगेटिव को, तो माइनस ही लिखेंगे उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना है टोटल से, जेड टाइम ऑफ ई, और डिवाइड में क्या है सर, आर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है देखो ध्यान से, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, है जी, हाँ जी, बढ़िया जी, ठीक है जी, चेक कर ले जी, ओके। सो देखो काइनेटिक एनर्जी जब आपने निकाली तो 1/8 है, यहाँ पे जब निकाली तो 1/4 है, और ये माइनस है, बाकी कोई फर्क नहीं है बॉस, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखिए, ये जो एनर्जी है ना, ये ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी आपकी कम है, क्योंकि ये 1/8 है, और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है जी। तो बहुत क्लियरली 2 का फर्क है, मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है बॉस, ठीक है, ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखियो, यानी पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती बॉस। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मॉड अगर ले लूं मैं इसका, तो 2 टाइम्स ऑफ आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, ये मैंने समझाने के लिए कैलकुलेशन करी है, अदरवाइज यू जस्ट फोकस ऑन दिस रिलेशनशिप, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, नोट्स में बढ़िया तरीके से बनाना इसको, ठीक है। अब यार देखो स्पेस नहीं है, मेरे को आगे जाना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए देखो काइनेटिक और पोटेंशियल निकाल दी ना, इसको प्लस इसको ऐड कर दो तो EN आ जाएगा डायरेक्ट, क्या बात कर रहे हो, EN आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना मस्त तरीके से, फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके चले आगे बढ़े, धीरे धीरे होले होले, मजा आ रहा है बॉस कंसेप्ट समझने में, अब अप्लाई भी करेंगे, उनको क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कुछ मस्त तरीके से। ओके बॉस, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, अदरवाइज आपने बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस की नहीं करनी है, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज जरूरी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं पे फोकस करना होता है बॉस, ठीक है, उन्हीं पे आप फोकस करें, नोट्स बनाए मस्त तरीके से, उसको अप्लाई करो, अपने जाके क्वेश्चन अपने एग्जाम के सॉल्व करें, आई गारंटी आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, टेंशन नहीं लेने का, बस कंसेप्ट अच्छे सीख के जाना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। ओके सर, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में, तो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा प्लस पोटेंशियल का, अभी अभी आपने इनको निकाला है, क्या निकाला है सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और आर एन nth ऑर्बिट में है ना, और ये कितनी आई थी, प्लस माइनस में आई थी माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, बस ये फर्क था, है ना। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो यहां से इस कैसे सर, कि टोटल एनर्जी जो है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको अगर हम लिख ले काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, बट नेगेटिव में होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये रही है जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, एक तरीके से। तो ये रिलेशन भी याद रखना बॉस, ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, बट विद नेगेटिव साइन। एंड व्हाई दिस इज नेगेटिव साइन ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करोगे और आर एन की वैल्यू आप पुट करोगे ना, यहाँ पे इनको सॉल्व करने के बाद जो आर एन आएगा, तो EN जो आएगा उस पे फोकस करते हैं, -13.6, सारी वैल्यू पुट करके कॉन्स्टेंट वैल्यूज, है ना, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, और ये आपको तुरंत याद आ गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेंशन नहीं लेने का, स्टार लगा दिया मैंने इस पे, इसी का खेल होने वाला है,
सब कुछ इसी का काम होने वाला है। जेड को छोड़ो, एन को छोड़ो, बाकी सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, उसको पूरा डिराइव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बॉस। यू जस्ट रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट। ओके, सो दिस इज विद नेगेटिव साइन। ओके, तो ये आएगी माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर ओवर दिस। मतलब ये जो एनर्जी है ना आपकी ई एन, ये जेड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, जेड के स्क्वायर पे, ठीक है, यही होता है ना बॉस, ओवर आपका एन स्क्वायर पे भी इनवर्सली डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। इस बात को आप भली भांति दिमाग में डाल लें, उसका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है सर? नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि इतनी ये जो एनर्जी है ये एक तरीके से बाइंडिंग टाइप ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में है, तो ये इसको बांध के रखा है ना, बाउंडेड फॉर्म में रहता है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब है ये जो एनर्जी है ये ड्यू टू की जो इलेक्ट्रॉन है वो अंडर द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, वो बाउंडेड फॉर्म में है, वो यहां से भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो ये आप समझेंगे, है ना, ये इसका नेगेटिव का मतलब है कि अगर इसको यहां से छोड़ के जाना है तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी और दे दो, तो ई को नेट ई को आप जीरो कर दो। अगर नेट ई जीरो हो गई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पे भाग जाएगा और उसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड फॉर्म, ठीक है, उसकी अनबाउंडेड वो स्टेट में चला जाएगा अपनी, ठीक है। तो ये वो एनर्जी, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो है टोटल एनर्जी है ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अराउंड बाउंडेड है और वो उसको उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व, स्टेबल ऑर्बिट में कहीं ना कहीं रिवॉल्व करना ही पड़ेगा अंडर द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल लॉजिक है। नेगेटिव का मतलब समझ गए होंगे लॉजिकली क्या है, क्यों छोड़ के नहीं जा पा रहा है, जबरदस्ती है उसके ऊपर, न्यूक्लियस ने जबरदस्ती फोर्स लगा रखा है, भाई तेरे को घूमना ही पड़ेगा, है ना। तो बाउंडेड फॉर्म में है वो, समझ गया, फ्री नहीं है एक तरीके से फ्री है जी भाग जाएगा, नहीं, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए भागने के लिए, समझ गए लॉजिकली, यस। तो ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यू हैव टू रिमेंबर। और ये कुछ कॉन्सेप्ट थे दोस्तों जो मैंने आपको बता दिए हैं, किस तरीके से आप इनका यूज करेंगे। अब ये जो एनर्जी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे nth, अगर हाइड्रोजन की बात करूं केवल मैं, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूं अगर मैं केवल, तो Z1 लिख लेना है, तो एनर्जी आ जाएगी -13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब ये यूज होता है डायरेक्टली, क्योंकि जेड यूज करने की जरूरत नहीं है, 1 ही हो जाएगा। और एन जो होगा आपका एन, इट मे बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जो ई आएगा वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसकी ग्राउंड स्टेट में जो सबसे लीस्ट एनर्जी होती है वो ये होती है, दिस इज द लीस्ट एनर्जी, है ना, याद रखना, दिस इज द लीस्ट एनर्जी। और ये एनर्जी जिस स्टेट में होती है वो N1 है, यानी इसको इस N को बोलते हैं, N1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, है ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये आप ध्यान रखिए, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, मतलब वो ऑर्बिट जिसमें इसके पास इतनी एनर्जी है, N1 पुट करने पे जो एनर्जी होती है वो सबसे मिनिमम एनर्जी है इसके पास, वो ग्राउंड स्टेट में पाया जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है ना, उससे ज्यादा 2 पे 3 पे 4 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। इसका दोस्तों यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि यूज आपने कैसे करना है। तो लीस्ट एनर्जी का मतलब मोर इन नेगेटिव, ये भी ध्यान रखिए करो कि जब वो लीस्ट एनर्जी की बात कर रहा है तो ये मोर इन नेगेटिव होती है। लीस्ट एनर्जी का मतलब होता है मोर इन नेगेटिव, ठीक है, मोर इन नेगेटिव। और एनर्जी को अगर आपने बढ़ाना है तो लेस इन नेगेटिव करना है। अगर इससे ज्यादा जो एनर्जी वाली स्टेट होंगी उसमें लेस इन नेगेटिव करना, मतलब नेगेटिव में कम होंगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो मस्त तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ये टर्म है। अब एक लास्ट टर्म बस बचता है, उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे की कहानी स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन पे डिपेंडेंट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इनका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके मैन, ओके गाइस, सो फाइनली जो इसके लास्ट कंसेप्ट है, जो इसमें बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और मेरे को लग रहा है यार वीडियो कुछ जल्दी से ये बहुत ज्यादा लेंदी होने वाली है, तो दैट्स व्हाई इसमें कंसेप्ट में यहाँ पे सारे डिस्कस मैंने कर लिए हैं। तो जो न्यूमेरिकल वगैरह हम करेंगे और आगे के जो भी कंसेप्ट है, जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह की बात करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या आपका एटलीस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप सारे फॉर्मूले याद करके रखेंगे, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो सारा रिविजन बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट वाइज आपने
स्टडी कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना है। तो कम ऑन, तो नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। मतलब सर इसका मतलब क्या है, मतलब देखो थर्ड पोस्टुलेट में हमने क्या बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मतलब ट्रांजिशन कर रहा है अपना हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज फोटोन की होती है, तो उसकी वेवलेंथ हमें निकालने के लिए बात कर सकता है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बात कर सकता है। तो भाई क्या करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है, हर साल इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहते हैं जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज की जब आप बात करेंगे, है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस की आप बात करेंगे। ओके, तो क्या करना है सर, देखो सपोज करो ये स्टेट है आपकी, एक स्टेट ये है और ये N2 है, ये N1 है, ये हायर स्टेट है ना, ये हायर स्टेट है और ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर स्टेट है ये आपकी, ठीक है, ऐसे समझो लोअर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ से इसमें जंप करके आता है और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज करता है जो h न्यू होती है, ये तो आपको सबको पता ही है, hc/λ होता है फोटोन की एनर्जी। तो उसने बोला था कि यहाँ पे हायर स्टेट में एनर्जी E2 होगी, यहाँ पे E1, तो अभी अभी हमने लिखा था E2 - E1 मस्ट बी hc/λ लिखो या h न्यू लिखो, एक ही बात है, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी टोटल क्या होती है वो हमने अभी अभी सीख लिया, -13.6 Z²/n², हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यार इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लैम्डा में लिख दूंगा 1/λ जो एनर्जी, इसका जो रिलेशन आएगा वेवलेंथ का, दैट इज 1/λ = R/Z² इंटू 1/n1² माइनस, ठीक है जी, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, सपनों में आना चाहिए भाई, क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सो सपनों में आना चाहिए, है ना। तो ये है लैम्डा, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ जो रेडिएटेड एनर्जी होगी वहां पे रेडिएटेड, है ना। और आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, आप सबको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आप खुद देख लेंगे। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, सपोज करो हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो दिस इज योर एटॉमिक नंबर। कूल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली N1 क्या है, N2 क्या है, भाई ध्यान से देखना, वो है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरी में आएगा तो क्लियर है, बट किस में आएगा और कहां से आएगा, ठीक है। तो N1 हमेशा जो लेना है, N1, ये जो N1 है ये उस ऑर्बिट का नंबर लेना है जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना, मजा आएगा आपको, ठीक है, याद रहेगा। और N2 उस ऑर्बिट का नंबर लेना है जहां से आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, यानी जिस हायर स्टेट से आएगा, समझ गए, ऐसे समझना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला, देखो सपोज करो n = 4 से आ रहा है और n = 3 में आ रहा है या 2 में, मान लो 2 में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 4 से आएगा 2 में आएगा, तो जिसमें आ रहा है उसको 1 मान लेंगे यहाँ पे पुट करने के लिए, और जहां से आ रहा है, ठीक है, जिसमें आ रहा है मतलब जिसमें जंप करके आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे जैसे आप बहुत बड़े ऊपर छत पे खड़े हो, ऐसा हो नहीं चाहिए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और आप वहां से नीचे आ रहे हो, गिर गए आप किसी तरीके से, है ना, एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे और नीचे आगे गिरे आप, ठीक है, तो हाई स्टेट से आप लो स्टेट में आगे गिरे हो, ठीक है, तो हाई स्टेट का नंबर जहां से आया उसको हम मानेंगे N2, और जिसमें आगे गिरा उसको N1, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है ना उसको 1 मानेंगे, बस उसकी N1 लेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है, तो N1, ठीक है, और जहां से आ रहा है उसको हम N2 मान के चलेंगे, बात खत्म यार, ऐसे समझना। जैसे 2 से ग्राउंड में स्टेट में गिरेगा, मान लिया 3 से ग्राउंड में गिरा, तो ग्राउंड को क्या मानेंगे, जिसमें गिरा जाके आया जिसमें N1, और जहां से आया उसको N2, इजी तरीका है याद रखने का, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखने का टेंशन, देखो सारे पोस्टुलेट्स यूज हो गए कि नहीं, एक तरीके से सबके एप्लीकेशन भी हमने कर लिए, बस न्यूमेरिकल करने बाकी है दोस्तों। सॉरी फॉर दैट कि इस लेक्चर में नहीं कर पा रहा हूं, वरना मेरा टारगेट रहता है कि कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, बट नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर अप कर लेंगे जिससे लेक्चर आपका लेंथी ना हो। ओके, सो अब एक टर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिपेंडेंट कभी कभी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। IE का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, सर ये क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है दोस्तों, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन N1 से यानी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे जाता है ना, इन्फिनिटी पे, समझना बात को। N1 से जब भी वो ग्राउंड स्टेट से जाएगा, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी पे उसकी जो एनर्जी होगी वो तो जीरो हो जाएगी, और एनर्जी अगर उसकी जीरो हो गई वो अनबाउंडेड फॉर्म में है, अब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस नहीं है, वो फ्री हो चुका है क्योंकि जीरो हो गई है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी तो है नहीं उसके पास, जीरो है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो फ्री हो चुका है, इन्फिनिटी पे चला गया है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, तो उस एनर्जी को नाम दिया गया है आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपल,
दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, समझ गए ना। अनबाउंडेड स्टेट हो गया, बाउंडेड फॉर्म में नहीं है वो, समझ गए। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, देखो जब भी दोस्तों आई ई निकालना पड़े, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप कैसे निकालेंगे, कहाँ गया इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस कहाँ से गया ग्राउंड से E1, तो इसको निकाल लेना इस तरीके से, बात खत्म। तो कैसे निकालेंगे सर इसको, देखो इसको हम यहाँ पे यहीं पे देखो ये तो जीरो ही हो गया ना, E1 कैसे निकालोगे, देखो E1, तो E1 निकालेंगे आप -13.6 से, ठीक है सर, इसी से निकालेंगे। और Z की बात कर रहा हूं मैं 1, तो N है 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ गया कि नहीं और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम भी है तो सर, तो फिर आप Z का स्क्वायर लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, Z का, चलो आप 1 ही हाइड्रोजन के लिए समझदार हो, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, तो आयनाइजेशन जो एनर्जी आएगी, आयनाइजेशन IE, वो आएगी दोस्तों आपके पास, ये जीरो हो गया माइनस, ये E1 की फर्स्ट स्टेज में जो एनर्जी है वो तो हमें पता ही है, ग्राउंड स्टेट में इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये अंडरस्टूड भी था कि अगर हमने इसको आयनाइज्ड कराना है, इन्फिनिटी पे भेजना है, तो जितनी एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट में है उतनी और दे दो, जीरो हो जाएगा, देखो वही आ गया पॉजिटिव में, तो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है, हमेशा याद रखियो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फंडा, ये फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं याद रखना है। जहां पे भेज रहे हो है ना आयनाइज्ड, अगर उसको कर रहे हो तो ये फाइनल, माइनस जहां से भेज रहे हो दिस वन, ओके कूल। अब आईपी क्या होता है, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो यार, अगर उसको आयनाइज कराना है, अपने इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सलरेट तो कराना पड़ेगा, एक्सलरेट कराने के लिए उसको आपको पोटेंशियल तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना भाई, ऑब्वियस है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आयनाइजेशन जो ये वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो उसको आयनाइज कराता है ना, ये पोटेंशियल। तो उसको निकालेंगे कैसे, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल को आप निकाल सकते हो, जो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी आएगी डिवाइड बाई ई, तो ये आ जाएगा वोल्ट में, बात खत्म, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट से उसको हम भेज रहे हैं, तो आयनाइजेशन फॉर हाइड्रोजन एटम आप यहां से निकाल सकते हो, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 13.6 वोल्ट, समझ गए होंगे आप लॉजिकली, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल अल्टीमेटली क्या होता है, जो चार्ज को आप लेके जा रहे हो, जो वर्क करते हैं, वर्क ओवर चार्ज, तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। और डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो ई से डिवाइड कर देना, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उतना ही पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है दोस्तों, होप्स आप समझ गए होंगे क्या है कंसेप्ट, है ना। तो बोहर मॉडल को हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया, बस क्वेश्चन अभी नहीं करें, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थोड़ा सा अपने इस पे आज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपको आज क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, वरना वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ओके। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मस्त तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ, ऑसम तरीके से आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत मॉडल्स के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। इनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा जब ये सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेंगे। हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हैं, आने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट आगे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ओके। And all the best.